Hello everyone, a very good morning. Welcome back to our YouTube channel Mission IS and PCS. I hope you guys are doing well. आज हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, यानी कि भारत में चुनाव आयोग के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है इंडियन पॉलिटी का। आप लोगों को पता होना चाहिए कि कंट्री में जो इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाते हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी बॉडी की होती है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की कंपोजिशन के बारे में, जो कमिश्नर्स होते हैं उनकी टेन्योर के बारे में, उनकी सैलरीज अलाउंसेस किसके द्वारा दिए जाते हैं, इन सभी फैक्ट्स को, कॉन्सेप्ट्स को इस वीडियो के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। सो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। आई एम श्योर ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी हेल्प करने वाली है। जब भी हम बात करते हैं डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, जहाँ पर जो कंट्री में रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनको इलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी पीपल की होती है, यानी कि जनता की होती है। उस केस में ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि कंट्री में जो इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जा रहे हैं उनको फ्री एंड फेयर मैनर में कंडक्ट करवाया जाए, और उस केस में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रोल आता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक ऐसी परमानेंट एंड इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इस्टेब्लिश किया है, सो दैट कि कंट्री में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को कंडक्ट करवाया जा सके। हमारे संविधान का आर्टिकल 324 जो कि बात करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कंपोजिशन के बारे में, पावर्स, फंक्शंस के बारे में मेंशन किया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो पार्लियामेंट के, स्टेट लेजिस्लेचर्स के एंड प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट की जो इलेक्शंस होते हैं कंट्री में उनको सुपरवाइज करने की, डायरेक्ट करने की एंड कंट्रोल करने की। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बॉडी है, एक ऑल इंडिया बॉडी है ये। लेकिन ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है इसके द्वारा पंचायत एंड म्यूनिसपैलिटी के जो इलेक्शंस होते हैं वो कंडक्ट नहीं करवाए जाते हैं। तो अगर आपके एग्जामिनेशंस में ये स्टेटमेंट दे दिया जाए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पंचायत एंड म्यूनिसपैलिटी के इलेक्शंस को कंडक्ट करवाने की, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सो याद रखिएगा, पंचायत एंड म्यूनिसपैलिटी के लिए एक अलग हर स्टेट के द्वारा स्टेट इलेक्शन कमीशन को इस्टेब्लिश किया जाता है इन पर्टिकुलर इलेक्शंस को कंडक्ट करवाने के लिए। अब हम बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, कि इसमें कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, कितने मेंबर्स होते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में। इलेक्शन कमीशन जिसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। याद रखिएगा 3 मेंबर बॉडी है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और कितने इलेक्शन कमिश्नर्स हो सकते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, ये नंबर डिसाइड किया जाता है, फिक्स किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। आपसे पूछा जा सकता है, आपको कंफ्यूज किया जा सकता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्लियामेंट की होती है, तो ऐसा नहीं है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही फिक्स कर सकते हैं इलेक्शन कमिश्नर्स का नंबर, क्योंकि ये कितने इलेक्शन कमिश्नर्स होने चाहिए ये नंबर फिक्स नहीं किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ये जो पावर है वो प्रेसिडेंट को दी गई है, ये डिस्क्रिशनरी पावर होती है प्रेसिडेंट की। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं एंड इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं उनको अपॉइंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रेसिडेंट की होती है। प्रेसिडेंट जो हैं उनके पास ये भी जिम्मेदारी होती है, या उनके पास ये पावर होती है कि वो एक रीजनल कमिश्नर को भी अपॉइंट कर सकते हैं टू असिस्ट इलेक्शन कमिश्नर्स। जो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं उनको हेल्प करने के लिए, असिस्ट करने के लिए एक रीजनल कमिश्नर को भी अपॉइंट किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा। कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टेन्योर, कितना ड्यूरेशन होगा इलेक्शन कमीशन का, एंड जो सर्विस कंडीशंस हैं उनको भी डिटरमिन करने का जो काम है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो प्रेसिडेंट की होती है। ये पावर प्रेसिडेंट के पास है, तो इसको भी याद रखिएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को 1950 में इस्टेब्लिश किया गया था, और उसके बाद से ये एक सिंगल मेंबर बॉडी थी। उस टाइम पर सिर्फ एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे इलेक्शन कमीशन में। और ये जो जो कन्वेंशन था ये सिंगल मेंबर 15 अक्टूबर 1989 तक रहे, और उसके बाद ये एक मल्टी मेंबर बॉडी बनाई गई। और 1993 से फाइनली ये एक कन्वेंशन बना कि ये एक 3 मेंबर बॉडी रहेगी, मल्टी मेंबर बॉडी रहेगी, जिसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। याद रखिएगा, ये सभी फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्जामिनेशंस में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। अगर हम बात करें पावर, सैलरी, अलाउंसेस की, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं या फिर जो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं उनकी, तो सुप्रीम कोर्ट के जज की जितनी सैलरी होती है उतनी ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स की होती है। अब हम बात करते हैं ड्यूरेशन की, कि कितना कार्यकाल होगा
चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स का। तो 6 ईयर्स और 65 ईयर्स एज, या तो 6 साल कंप्लीट हो जाए या फिर 65 ईयर्स की एज कंप्लीट हो जाए जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं या फिर इलेक्शन कमिश्नर हैं, तो ये इतने टाइम तक इनका ड्यूरेशन रहेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फैक्ट, इसको ज़रूर याद रखिएगा, आपके एग्जामिनेशंस में पूछा जा सकता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं या फिर कमिश्नर्स हैं, इलेक्शन कमिश्नर्स, उनको अपने उनका जो टर्म है, जो ड्यूरेशन है, वो एक्सपायर होने से पहले भी उनको रिमूव किया जा सकता है। तो ऐसी पॉसिबिलिटी भी होती है। नाउ वी विल टॉक अबाउट इंडिपेंडेंस, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट बॉडी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और यहाँ पर बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं वो बहुत ही इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल वे में अपनी जो ड्यूटीज़ हैं, जो रोल है, उसको परफॉर्म करें। और उनकी इस इंडिपेंडेंस को इंश्योर करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजंस दे रखे हैं। जो मेंबर्स हैं इलेक्शन कमीशन के, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है। नंबर 1 है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, उनके ड्यूरेशन की सिक्योरिटी दी गई है। जिस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो तरीका लिखा है, जिस तरीके से एक इलेक्शन कमीशन को हटाया जा सकता है, सिर्फ उसी मैनर में, उसी तरीके से एक इलेक्शन कमिश्नर को हटाया जा सकता है। उसके अलावा ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहे हैं इलेक्शन कमिश्नर को तो वो किसी भी टाइम पर इलेक्शन कमिश्नर को हटा सकते हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, उनके लिए जो तरीका है, एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है विद एक मेजॉरिटी के साथ, तो उसी मेथड से इलेक्शन कमिश्नर्स को उनके पद से हटाया जा सकता है। तो उनको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर प्रोवाइड किया गया है। सेकंड इंपॉर्टेंट है, दी सर्विस कंडीशंस ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन नॉट बी वेरी टू हिज डिसएडवांटेज आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट। जब भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट हो जाते हैं, उसके बाद उनकी जो सैलरी है वो कम नहीं की जा सकती है उनके अपॉइंटमेंट के बाद। थर्ड इम्पॉर्टेंट है जो प्रोविज़न, एनी अदर इलेक्शन कमिश्नर, जो भी अदर इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अलावा, उनको केवल चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिकमेंडेशन पर ही हटाया जा सकता है। तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनको इंडिपेंडेंस प्रोवाइड की गई है, उनको कुछ पावर्स दी गई हैं। याद रखिएगा, ये सभी फैक्ट्स, ये पॉइंट्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अब हम बात करेंगे पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की पावर्स कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहली जो जिम्मेदारी है, जो पावर है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, वो है टू डिटरमिन दी टेरिटोरियल एरियाज ऑफ द इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज थ्रू आउट दी कंट्रीज। कंट्री में कहीं पर भी इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाते हैं तो उसके लिए इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई जाती हैं, और एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का कितना एरिया होगा, कितना टेरिटोरियल एरिया होगा, ये डिटरमिन करने का, निर्धारित करने का जो काम है, जो फंक्शन है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का होता है। सेकंड फंक्शन है टू प्रिपेयर पीरियोडिकली रिवाइज द इलेक्टोरल रोल्स एंड रजिस्टर ऑल एलिजिबल वोटर्स। जो वोटर्स हैं, मतदाता हैं, उनको रजिस्टर करने का काम, या फिर इलेक्टोरल रोल्स को प्रिपेयर करने का काम, जो लिस्ट बनाई जाती है वोटर्स की, वो जो पावर है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास होती है। थर्ड फंक्शन है नोटिफाई डेट शेड्यूल ऑफ इलेक्शंस। कंट्री में कहीं पर भी इलेक्शंस होंगे, चाहे वो प्रेसिडेंट के हों, वाइस प्रेसिडेंट के, या फिर एमएलए के इलेक्शंस हों, या फिर एमपीज़ के इलेक्शंस हों, तो इनकी डेट एंड शेड्यूल को भी नोटिफाई करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। फोर्थ पावर है ग्रांटिंग द रिकॉग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टीज़। पॉलिटिकल पार्टीज़ को पॉलिटिकल पार्टी का जो दर्जा दिया जाता है वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा दिया जाता है, एंड जो सिंबल्स दिए जाते हैं हर पार्टी को, वो भी इलेक्शन कमीशन के द्वारा ही दिए जाते हैं। एंड इसके अलावा फंक्शन है एक्ट एज अ कोर्ट फॉर सेटलिंग डिस्प्यूट। अगर कभी कोई पॉलिटिकल पार्टी को, जो उनको पॉलिटिकल पार्टी का नाम दिया जा रहा है, उससे रिलेटेड अगर कोई भी डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है, तो ऐसे मैटर को सॉल्व करने के लिए एज अ कोर्ट फंक्शन करता है इलेक्शन कमीशन। नेक्स्ट पावर है टू डिटरमिन दी कोड ऑफ कंडक्ट। जो आचार संहिता लागू की जाती है वो भी फंक्शन है इलेक्शन कमीशन का। नेक्स्ट पावर है टू एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑन मैटर्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज। जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उनके डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड अगर कोई मैटर है, तो ऐसे मैटर पर, या फिर एमएलए स्टेट के मैटर में देखें तो एमएलए से रिलेटेड, उनकी डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड कोई मैटर है, तो उसको उस पर प्रेसिडेंट को एडवाइस करने की जो पावर है वो इलेक्शन कमीशन के पास है।
काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, इन सभी को आप लोग बिल्कुल लर्न कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, आपके एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन रहे इंडिया के, तो उनका नाम है सुकुमार सेन। ये इम्पॉर्टेंट है स्पेशली जो स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशंस हैं उनके लिए, वहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है कि करेंटली अभी जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है इंडिया के, तो उनका नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये है ऑल अबाउट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आई होप आपको ये सभी फैक्ट्स कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। ये सभी पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव पसंद आता है तो प्लीज़ इसको सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल मिशन आईएएस एंड पीसीएस। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसके बारे में आज हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। अगले आने वाले वीडियोस में हम और जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सो उन सभी वीडियोस को देखिएगा। आई एम श्योर ये जो सीरीज़ है वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।